हेलो एनसीआई फैमिली। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और वापस से हाजिर हो चुके हैं हम आपके सामने लेक्चर नंबर 3 लेकर, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एंड 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा वो रहने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड चैप्टर नंबर 6 जो हम लेने वाले हैं दैट इज ट्राइंगल्स। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो चैप्टर है आपका वो रहेगा 6 मार्क्स का, ठीक है। एंड जो ट्राइंगल चैप्टर आपका वो रहेगा 4 मार्क्स का। तो टोटल आपके दोनों को मिला के हो गए 10 मार्क्स। और ये जो 6 मार्क्स का पोर्शन है आपका, इसमें आपको एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा, 2 नंबर का आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा और एक 3 मार्क्स का आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। तो 3 और 2 5 और 1 6 ऐसे आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के देखने को मिलेंगे। और ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में देखने को मिलेगा। ये हमारा आज का सेटअप रहने वाला है जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, जिसकी फर्स्ट टर्म मतलब A1 होता है, फर्स्ट टर्म मतलब A1 होता है और इसी A1 को हम AB बोलते हैं और ये हमें गिवन है 2, ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म 2 गिवन है, आगे पढ़ते हैं। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस को हम D बोलते हैं जो हमारा 3 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 3 है हमारे पास। देन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो जब भी आपको A और D पता हो तो आप AP बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे बनानी है, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको D दे रखा है दैट इज कॉमन डिफरेंस, उसको ऐड करते जाना है। तो अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो यहां पे आ जाएगा 2 + 3 5। फिर अगर मैं इसमें वापस से 3 ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 और 3 8। फिर अगर मैं वापस से इसमें 3 ऐड कर दूं तो ये चलता जाएगा मेरा ऐसे ही प्रोसेस, 8 और 3 11 और ये क्या फॉर्म हो गई मेरी AP फॉर्म हो गई, ठीक है। 2 5 8 11 ऑप्शन नंबर A यहां पर हम जाएंगे इसके साथ में। ये बाकी सारे के सारे AP में नहीं आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, ऐसी नंबर्स की सीरीज, ऐसे नंबर्स की सीरीज जिनमें किसी भी अगर हम 2 अल्टरनेट टर्म्स को ले लें तो वहां पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ले लें तो वहां पर उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। तो जब ये डिफरेंस सेम होता है तो इस सीरीज को हम क्या बोल देते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं, AP बोल देते हैं। तो अगर आपको A और D पता है तो आप A लिखने के बाद में D को ऐड करते जाओ, आपकी AP बन जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 5 8 11 ऑफ 16 टर्म्स विल बी। तो देखो यहां सर ये जो 2 है, ये 2 क्या है हमारा, ये A है, ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ठीक है। फर्स्ट टर्म 2 है हमारे पास। 5 क्या है, A2 है, A2 ये हमारा A1 है, इसको हम A1 बोलेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4, ठीक है। तो D कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, आप 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो, लाइक आप A2 - A1 कर दो या A3 - A2 कर दो या A4 - A3 कर दो। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, मतलब लगातार आने वाली नंबर्स को आप माइनस कर दो। तो यहां से D की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, A2 है हमारे पास 5 और -2, तो D की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास बेटा 3। क्लियर है। तो D की वैल्यू आ गई यहां से 3। A आ गया, D आ गया। अब ये क्या है हमारे पास 16 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, N बोलते हैं। ये हमारे पास N है, N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो N की वैल्यू 16 है हमारे पास। अब ये पूछ क्या रहा है हमसे, द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब होता है AN, लास्ट टर्म का मतलब होता है AN। तो मुझे AN निकालना है। AN का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A + N - 1 × D, ये मेरा लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है। A की वैल्यू पुट करो भाई, A की वैल्यू है 2 प्लस N कितना है 16 - 1 और D हमारे पास कितना आया था, अभी 3 आया था, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 + 16 - 1 15, 15 3 45। यहां से ये ऐड होने पे आ जाएगा 47, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म है। तो कौन सा ऑप्शन में आपको 47 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। इस टाइप के MCQ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से दोनों को राइट डाउन करेंगे। देन हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
चलिए तो वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। इफ 18a, b, -3 आर इन AP, देन वैल्यू ऑफ a प्लस b। देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है और वापस से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है उसको समझते हैं। आपको देखो जब भी 3 या 4 टर्म्स AP में गिवन हो तो आप यहाँ पे दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, पहला मेथड देखो, पहला मेथड क्या है, आप D निकालो। ठीक है, D कैसे निकालेंगे, D निकालने के लिए आप कर दो A2 माइनस A1, तो D जो है आपका वो यहां से A2 क्या है, A2 हो जाएगा आपका A, माइनस A1 क्या है, A1 हो जाएगा 18। अब क्या A में से 18 जाएगा, नहीं जाएगा, तो मेरी D की वैल्यू यही है। ठीक है, यही मेरी D की वैल्यू है। अब वापस से आप D निकालेंगे, लेकिन अब की बार आप D निकालेंगे कैसे, अब की बार आप D निकालेंगे इसको इसमें से माइनस करके। देखो ये टर्म है हमारी A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। तो अगर मैं यहां से A4 माइनस A3 कर लेता हूं तो भी मेरे पास D आ जाएगा। D का मतलब है कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का माइनस कर लो, तो A4 है -3 और माइनस A3 की वैल्यू है B, तो ये भी क्या है मेरा, ये भी D है। और क्योंकि ये AP है तो AP में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो मैं इस नंबर को इस नंबर के इक्वल लिख सकता हूं। मतलब अगर मैं A माइनस 18 को इक्वल लिख दूं -3 माइनस B के, तो क्या कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि D इक्वल होता है अगर AP गिवन है हमें तो वहां पे कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो A माइनस 18 इक्वल आ गया -3 माइनस B के। अब आप 18 को तो उधर भेज दो और B को इधर ले आओ, A अपनी जगह रहेगा, B माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, B इक्वल टू -3 अपनी जगह, 18 को मैं उधर भेज रहा हूं तो प्लस 18 हो जाएगा, और 18 में से अगर 3 गया तो 15 बचेगा। क्या कोई समस्या आई इसमें, नहीं आई ना, बहुत ईजी था। तो A प्लस B की वैल्यू आ गई मेरे पास 15, ये लो बिना किसी दिक्कत के आपका आंसर यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था कि आप यहाँ पर जब भी आपको 3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 5 टर्म्स कितनी भी टर्म्स आपको यहाँ पे दे तो आपको सिंपली D निकालना है 1 या 2 बार। ठीक है, जब आप 2 बार D निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, आपके पास इक्वेशन बनेगी, आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। अभी दूसरा तरीका क्या है इसका, देखो मेरे पास जो सेकंड मेथड है इसको करने का वो क्या है, आपकी बुक में इसी चैप्टर में लास्ट में एक फॉर्मूला दे रखा है और उसी फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूं यहां पे। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि अगर हम कोई भी 3 टर्म्स ले ले AP की, जैसे 18AB, अगर मेरे पास A1 A2 A3 हो, जिसको मैं ABC मान लेता हूं, ABC या XYZ, तो जो बीच वाली टर्म होती है ना, बीच वाली टर्म मतलब जो A2 होता है ना, A2, अगर कोई 3 टर्म्स AP में है, A1 A2 A3 अगर AP में है, तो जो बीच वाली टर्म होगी A2 वो क्या होगी, वो दोनों जो साइड में टर्म्स हैं A1 प्लस A3 इनका एवरेज होगी, मतलब 2 का डिवाइड। सो A2 ऑलवेज इक्वल टू A1 प्लस A3 अपॉन 2, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो यहां से अगर मैं ये वैल्यूज में पुट करता हूं तो A2 क्या है, A है मेरा, A2 क्या है, A है, A1 क्या है 18 और A3 क्या है, A3 है B, और अपॉन में यहां से 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेज दो तो यहां से अपने पास इक्वेशन आ जाएगी 2A इक्वल टू 18 प्लस B। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे हम। अभी इसी तरीके से अगर अब मैं इन 3 टर्म्स को ले लूं, इन 3 टर्म्स को A B और -3, भाई ये भी तो AP में आ रहे हैं ना। ठीक है, सो अगर मैं इन 3 टर्म्स को AP में ले लूं A B और -3 और सेम फॉर्मूला अप्लाई करूं तो अब की बार A2 ये हो जाएगा, मैं यहां से चालू कर रहा हूं A B और -3। ठीक है, तो इसको हटा दो, अभी ये A1 A2 A3, तो A2 क्या है, अभी A2 है B। ठीक है, फिर हो जाएगा A और ये लिखूंगा तो यहां आ जाएगा -3 और अपॉन में 2, इसको इधर भेज दो तो ये बन जाएगा 2B इक्वल टू A -3। ठीक है, यहां से सेकंड इक्वेशन आ गया आपके पास ये वाली, इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 2। अभी यहां पर देखो 2A इक्वल टू 18 प्लस B और यहां से अपने पास है 2B इक्वल टू A -3। तो अगर मैं यहां से B की वैल्यू निकाल लूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मत डालो, देखो बात समझो, अगर मैं यहां से अब B की वैल्यू निकाल लूं दैट इज A -3 अपॉन में 2, ये B की वैल्यू हो गई क्या, A -3
अपॉन में 2, ठीक है। और इस b की वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूं, अब देखो इधर ध्यान दो, 2a एज इट इज, ठीक है, 18b एज इट इज, प्लस ये जो b है प्लस में b की जगह मैं ये वैल्यू रख रहा हूं a माइनस 3 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अभी यहां पर 2a एज इट इज इक्वल टू 18 टू 36, एलसीएम ले रहे हैं हम, 18 टू 36 प्लस a माइनस 3 अपॉन 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा 4a इक्वल टू 13 माइनस 36 माइनस 3, ये हो जाएगा 33, और प्लस में a अपॉन में, अपॉन वाला 2 हमने हटाई दिया, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस a को इधर ले आओ तो क्या ये 3a बन जाएगा, 4a में से a गया, a इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो इधर बचेगा 3 इक्वल टू, सो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 11, ठीक है, ये 3 नीचे चला जाएगा, a की वैल्यू 11 आ गई। अब इस a की वैल्यू को आप यहां रख दो इधर, तो अगर मैं यहां 11 रखता हूं तो 11 माइनस 3, 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा ना भाई, 11 माइनस 3 अपॉन 2, सो 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, और अपॉन में 2, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, यहां से वैल्यू आ जाएगी 4, तो b की वैल्यू 4 आ गई, a की 11, और 11 और 4 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये इसका सेकंड मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे ज्यादा बेटर ये वाला लगा क्योंकि ये छोटा भी था और समझ में भी आ गया होगा आपको, क्लियर है। बट आपको ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये वाला मेथड बताया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं आगे भी किसी सवाल में। चलो आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग 6 टर्म्स, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, हैविंग 6 टर्म्स, 6 टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 है, तो n की वैल्यू यहां से 6 हो गई, ठीक है। 2 and 10 क्या है, 2 तो है हमारा फर्स्ट टर्म, और 10 क्या है हमारा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब an होता है, लास्ट टर्म मतलब an होता है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ AP, सो हमें AP का सम निकालना है, सम मतलब SN निकालना है। तो देखो सम के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, यहाँ पे छोटा वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ सीधा सीधा, n/2 ब्रैकेट a प्लस an, क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है? अगर मैं यहाँ पे इसको यूज कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत देखो भाई, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है अपने पास, तो 6 अपॉन 2, ठीक है। देन a की वैल्यू यहाँ से 2 हो गई अपने पास, और प्लस an हमें गिवन है 10, तो यहाँ से इक्वल टू ये हो जाएगा, कट गए ये 2 3 जा 6, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पर जाएगा 12, सॉरी ऐड करने पे 12 आ जाएगा, 12 3 जा 36 आपका इस एपी का क्या आ जाएगा भाई, सम आ जाएगा, ठीक है। सो 36 हमारा इस एपी का आ गया सम, सो ये रहा अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। सो जब आपको एन, ए और ए एन पता होगा तो आप स्मॉल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का, और अगर आपको एन, ए और ए एन इनके अंदर से अगर कोई भी एक चीज नहीं पता तो फिर आप बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इनटू d वाला फॉर्मूला। क्लियर है? सो फटाफट से इसे राइट डाउन करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो फर्स्ट 20 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू हो गई अपनी 20, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई यहाँ पे 20 है। फाइंड द सम, तो हमें Sn निकालना है, ठीक है, या S20 निकालना है, ऐसे समझ सकते हैं आप। AP हमें गिवन है 13, 8 और 3, सो A की वैल्यू क्या मैं यहां से 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल। D की वैल्यू मेरी हो जाएगी A2 माइनस A1, तो D यहां से आ जाएगा 8 माइनस 13, 8 माइनस 13। D निकालने के लिए क्या करना है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस कर दो, सिंपल। और यहां से 8 में से 13 गया तो बचेगा माइनस का 5, ठीक है। आइसक्रीम वाला आया बाहर, गर्मी आ गई। चलो, तो हमें निकालना है Sn। सो Sn का देखो यहाँ पे बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। सो यहाँ से S20, n की वैल्यू 20 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू यहाँ से अपने पास 3 है, प्लस n की वैल्यू 20 है, -1, d की वैल्यू यहाँ पे अपने पास -5। सो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 10, और 2 3 जा 6, और यहां बचेगा 19, 5 जा 95, माइनस का 95 आएगा इधर, क्योंकि इधर साइन माइनस का है। सो यहां से अपने पास आ जाएगा 10 ब्रैकेट 95 में 6 गया तो यहां पे बच जाएगा अपने पास माइनस का यहां पे अपने पास बच जाएगा माइनस का 89, ठीक है, माइनस का
89 और मुझे कोई सा भी ऑप्शन माइनस का 890 नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब इसके सारे ऑप्शन ही गलत थे। इसको सही कर लेना आप, यहाँ पे 890 लिख लेना और ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 890। क्लियर है? सो इस टाइप से आप बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करके भी आप SN निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो। SN इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। अब देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको AN देके भी D पूछ सकता है और आपको SN देके भी D पूछ सकता है, तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो बहुत इजी सा है। SN इक्वल टू हमें दे रखा है, SN मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। हमें गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। सो हमें इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे सम गिवन है। ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे एक सम गिवन है हमें, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर n की वैल्यूज पुट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दें एक बार, तो यहां से हो जाएगा S1 इक्वल टू 4 ब्रैकेट 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सो क्या यहां से S1 इक्वल टू 4 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 3। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो S1 है वो 3 आ गया? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो A1 है वो भी 3 होगा? क्या ऐसा बोला जा सकता है? भाई बात समझो, मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास एक नंबर है 3, उसका सम बताओ, तो 3 होगा ना। तो जो सम है वही S1 ही A1 होता है। ठीक है, ये याद कर लो, जो S1 होता है वही आपका A1 होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा A1 है वो 3 आ गया। ठीक है, अब यहां पे हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा S2 इक्वल टू S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म ही हमारी 3 है। S2 यहां से हो जाएगा 4 ब्रैकेट 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सो यहां से S2 इक्वल टू 4 टू 8 माइनस 2 टू 4, सो यहां से बचेगा 4। सो S2 हो गया 4। तो सर अगर S1 A1 है, अगर S1 A1 है तो क्या S2 A2 होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। S2 A2 नहीं होगा। S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स। S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स। तो A1 प्लस A2 ये होता है S2। ठीक है, S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स। तो A1 कितना है मेरे पास? A1 है 3, A1 है 3 प्लस A2 मुझे पता नहीं है। S2 कितना आ गया यहां से? 4 आ गया, इसको उधर भेज दो, तो A2 की वैल्यू देगा यहां से 4 माइनस 3। सो A2 कितना आ गया? अब यहां से 1 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास A1 आ गया, A2 आ गया, तो D निकालने में क्या प्रॉब्लम है? अब D इक्वल्स टू क्या होता है? A2 माइनस A1। सो यहां से D इक्वल टू A2 है मेरे पास 1 माइनस A1 है मेरे पास 3। सो D की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है भाई, समझ गए क्या? समझे नहीं समझे? है लाला, समझ में आ गया? A1 S1 ही A1 होता है और S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2। यहां से हमने A1 की वैल्यू पुट करी, A2 निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, अपने पास वैल्यू आ गई यहां से -2। करेक्ट है? ठीक है, सो इस टाइप से आप यहां पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलो फटाफट से राइट डाउन कर लो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इफ an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो आपको देखो an गिवन है, an 9 माइनस 5n। अभी आपको sn गिवन था, अभी आपको an गिवन है। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, बट वो sn था, sn मतलब सम, और ये टर्म है हमारी। ठीक है, इज nth टर्म, तो ये an है हमारे पास, ये nth टर्म हमें गिवन है। देन कॉमन डिफरेंस, तो वापस से कॉमन डिफरेंस निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, वापस से सेम क्वेश्चन, इसको आप खुद से कर सकते हैं। अब n की जगह 1 रखो, तो यहां से a1 आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1। सो a1 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5 1 5, तो क्या यहाँ 4 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। फिर अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख लें, n की वैल्यू 2 रख लें, तो a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 n की जगह 2। सो यहां से a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 टू 10। तो क्या a2 यहां से -1 आ गया? बिल्कुल सर, -1 आ गया। चलो भाई आगे देखो, अब हमें बोल रहा है d निकालो, तो d क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 d हो जाता है अपने पास। तो a2 है -1 माइनस a1 कितना है? 4। तो यहां से d की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस माइनस का 5। ठीक है,
सो इस टाइप से भी आपको an देकर d पूछ सकता है। सो अपना आंसर यहां से हो जाएगा -5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? -5 अपने पास यहां से आंसर आ जाएगा। और तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, बट यहां SN था तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगी, इधर सीधा AN था तो हमने A1 A2 निकाल के दोनों का माइनस कर दिया। क्लियर है? चलो भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास, विच टर्म ऑफ द सीरीज विल बी 40। तो 40 कौन सी टर्म होगी, तो मुझे नहीं पता 40 कौन सी टर्म होगी, तो मैं मान लेता हूं ये an है, nth टर्म मान लो हम 40 है, तो हमें यहां से n निकालना है। अब तो ये मेरे पास a हो गया, a की वैल्यू हो गई यहां से 72, a की वैल्यू 72, d की वैल्यू हो जाएगी 70 माइनस 72, a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू यहां से आ जाएगी -2। ठीक है? और an मैंने आपको बता ही दिया जो कि आपका 40 है, तो आपको निकालना क्या है, n निकालना है। ये कौन से टर्म है? सो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इकलौता अपना फॉर्मूला है यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ से 72 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू अपने पास -2। सो यहाँ से देखो भाई 72 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 40 माइनस 72 इक्वल टू n माइनस 1 -2 एज इट इज, ये एज इट इज लिख दो इसको। ठीक है? यहां से अगर ये माइनस करते हो तो यहां बचेगा माइनस का 32, और ये जो -2 है इसको अब हम ले आएंगे डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दो, या तो एक ऑप्शन ये है या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। मैं इसको डिवाइड में भेज रहा हूं, थोड़ा काम आसान हो जाता है, तो ये यहां से नीचे आ जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू, ये अपनी जगह रहेगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा -32 अपॉन -2, तो यहां से माइनस से माइनस कैंसिल और ये 16 आ जाएगा यहां से। तो यहां से n माइनस 1 इक्वल टू 16 आ गया, n को 1 को उधर भेज देंगे, तो 16 प्लस 1 यहां से अपने पास आंसर आ जाएगा 17। तो 17th टर्म जो है अपनी वो क्या होगी भाई, इधर 40 हो जाएगी। 17th टर्म जो है अपने पास यहाँ पे वो 40 हो जाएगी। सो फटाफट से आप इसे राइट डाउन करेंगे। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, फर्स्ट टर्म अपने पास 5 है, मतलब a की वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म इज 45, मतलब an आपके पास 45 है। सम ऑफ टर्म्स, सम मतलब होता है भाई SN, ये आपके पास 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब आपको n निकालना है। तो देखो अभी हमने छोटा वाला फॉर्मूला यूज करा था, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है? ये वाला फॉर्मूला लगा दो, SN की जगह 400 पुट कर देंगे, इक्वल टू n हमें पता नहीं है, अपॉन में 2 एज इट इज, a की वैल्यू अपने पास यहां से 5 आ जाएगी और an की वैल्यू अपने पास यहां से 45 आ जाएगी। ठीक है? सो यहां से देखो इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो जाएगा 800 इक्वल्स टू n ब्रैकेट 5 प्लस ये हो गया अपने पास 50 को नीचे ले जाओ डिवाइड में। सो n इक्वल टू 800 अपॉन में यहां से 50 आ जाएगा, तो ये कट गया और यहां से 16 × 5 80, तो 16 आ गया भाई, यहां से देखो 16 आ गया, 16। ठीक है? तो ये अपना करेक्ट आंसर है। सो इजी था, कुछ नहीं है, है ना? अगर आपको ये पता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर अब मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैंने बताया था। कौन सा? अभी क्वेश्चन करता ना अपन ने a प्लस बी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है? तो ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है? अब बात सुनो, यहां पर आपको 3 टर्म्स दे रखी है। ठीक है? a1 जो है आपके पास वो है p माइनस 1, a2 जो है आपके पास वो है p प्लस 3, और a3 जो है आपके पास वो है 3p माइनस 1। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर a1, a2, a3, ठीक है, ये AP में आ रहे हैं, अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स AP में आ रही है, तो जो बीच वाली टर्म होगी, बीच में क्या है a2, जो बीच वाली टर्म होगी वो साइड वाली टर्म्स के सम के, साइड वाली जो टर्म्स है a1 a3 इनके सम के हाफ के इक्वल होगी, अपॉन में 2। सो बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखना a2 की जगह क्या है p प्लस 3, a2 की जगह लिख दो p प्लस 3 इक्वल टू a1 की जगह p माइनस 1 पुट कर दो, p माइनस 1 प्लस a3 की जगह आप पुट कर दो यहाँ से 3p माइनस 1, 3p माइनस 1 और अपॉन में लगा दो 2। अभी जो 2 अपॉन वाला है ये तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है? इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 6, ये हो जाएगा 2p प्लस 6 इक्वल टू, ठीक है भाई, ये 2p और 2 3 6 दोनों से मल्टीप्लाई करना है, एक से करके मैं छोड़ देना। ठीक है? इधर देखो,
इधर है P और 3P, ये मिलके हो गया 4P, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गया 1 और 1 2, ठीक है। -1 और -1 -2 हो गया। तो यहां से 2P को उधर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ, तो 6 तो अपनी जगह रहने दो, इस 2 को इधर लाऊंगा तो +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। 4P को वहीं छोड़ दो और 2P को उधर भेज दो, माइनस का 2P, तो यहां पे हो गया 8 = 2P और 2 को नीचे ले जाओ, सो 8/2, सो यहां से P की वैल्यू आ गई 4। अब बताओ क्या दिक्कत आई इसमें, कुछ भी तो नहीं आई है ना, बहुत ईजी है। सो ये हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, सारी कहानी इस फॉर्मूले की है भाई। देखो ये फॉर्मूला मैंने बोला था कहीं ना कहीं काम आएगा और इधर आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है बाबू? चलो भाई, सो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लेंगे, आगे देखो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तो यहां पे सिमिलरिटी का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है। सिमिलरिटी दो ट्राइंगल्स के बीच में, दो रेक्टेंगल्स, कोई भी दो पॉलीगन्स के बीच में सिमिलरिटी आपको देखने को मिल सकती है। सिमिलर मतलब होता है कि शेप सेम होगा लेकिन साइज इक्वल नहीं होगा। एक इतना सा ट्राइंगल हो सकता है, एक इतना बड़ा ट्राइंगल हो सकता है, दोनों सिमिलर हो सकते हैं। कंडीशंस आपने पढ़ी होगी। तो यहां पर देखो क्राइटेरिया में अपने पास एंगल 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 होता है, साइड एंगल साइड भी होता है, साइड 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 भी होता है, एंगल साइड साइड ये नहीं होता, ठीक है। तो ये अपने पास नॉट पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं है? ASS, ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। आपके पास सिमिलरिटी को दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के कौन कौन से क्राइटेरिया है? एक तो आपके पास होता है एंगल एंगल, ठीक है। एक आपके पास होता है एंगल एंगल एंगल, एक आपके पास होता है साइड एंगल साइड, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, दो साइड्स का तो रेशियो लेते हो और एक एंगल जो है वो इन दोनों साइड से एसोसिएटेड होना चाहिए। और एक आपके पास होता है साइड साइड साइड, अगर आपके पास 3 साइड्स का रेशियो इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड्स के, तो आप यहां पर SSS नियम भी लगा सकते हो। सो ये 4 क्राइटेरिया आपके पास एंगल 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 एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, ये ASS कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। क्लियर है बाबू? चलो, तो ये 4 क्राइटेरिया है, याद रखेंगे, ठीक है। और इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। जब 2 एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा भी अपने आप इक्वल होगा, अगर तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक पता है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास, ABC सिमिलर DEF। तो एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है अपने पास A B और C, जो कि सिमिलर है किसके? D E F के, ठीक है। ABC जो है वो सिमिलर है DEF के। एंगल A यहाँ पे 40 है, एंगल A जो है वो यहाँ पे 40 डिग्री है, और एंगल E यहाँ पर 80 डिग्री है, एंगल E यहाँ पर 80 डिग्री है, ठीक है। सो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एंगल C, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये कितना होगा? तो देखो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। अब देखो, जब आपको एक ट्राइंगल गिवन सिमिलर गिवन होगा, जब अगर आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर गिवन हैं तो आप उससे 6 इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। कितनी? 6 इंफॉर्मेशन। क्या क्या लिख सकते हो? पहली इंफॉर्मेशन आप ये लिख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला एंगल है वो इधर इसके इक्वल होगा, ठीक है। सो एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल D के, फिर एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल E के, और एंगल C जो है वो इक्वल होगा एंगल F के, ठीक है। 3 इंफॉर्मेशन तो आप ये लिख सकते हो, फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, सेकंड के और थर्ड के। एंगल में तो ये बात है। और अगर आप साइड्स का रेशियो लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो AB, ठीक है, आप लिख सकते हो AB अपॉन DE, ठीक है, इक्वल टू आप लिख सकते हो BC अपॉन EF, ठीक है, EF, और आप लिख सकते हो फर्स्ट को लास्ट के साथ ले लो AC और DF, ठीक है, AC अपॉन DF। सो आप यहां पे साइड्स का रेशियो भी इक्वल लिख सकते हो। तो 3 इंफॉर्मेशन ये और 3 ये, टोटल 6 चीजें आप लिख सकते हो अगर आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे। तो मेरा एंगल A जो है वो 40 है, तो मेरा DB क्या होगा? 40 होगा। और ये 80 है तो ये वाला भी क्या होगा? 80 होगा, ठीक है बाबू। तो अब ये आई गया, हमें निकालना है ये वाला,
ये। सो दो एंगल मुझे पता चल गया किसी ट्राइंगल पे, तो थर्ड वाला निकालने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। सो 40 + 80, 40 + 80 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इधर करो सम तो भी 180, इधर करो सम तो भी 180, तो ये दोनों का सम हो गया 120, इसको उधर भेज देंगे। एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 120, इन दोनों को ऐड करोगे तो 120 आएगा, जो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। सो बस ये रहा आपका आंसर, कुछ भी नहीं था इसमें, तो बहुत ईजी है। ठीक है, सो ईजी तो है बट आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए वरना प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बाबू, तो फटाफट से इसे राइट डाउन कर लो, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13, इफ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, तो अपने पास एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है DEF। हमें गिवन है AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल है BC अपॉन FD। अब देखो इस रेशियो को इधर देखो, मार्क करते हैं हम कहां पर साइड्स आ रही है। AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, ठीक है। BC और FD, BC और FD, अब देखो इसमें नीचे थी उसमें उधर है ना, तो इस साइड का इस साइड के साथ और इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो हमें इक्वल गिवन है। तो हमसे ही पूछ रहा है देन दे विल सिमिलर, ये सिमिलर होंगे कब। देखो हमारे पास दो साइड्स गिवन, दो साइड्स का रेशियो गिवन है, तो अपने पास दो साइड्स का रेशियो अगर होता है, दो साइड्स का रेशियो अगर होता है, तो अगर एक एंगल इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो कौन सा एंगल, लेकिन एंगल वो होना चाहिए जो दोनों साइड से एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये जो एंगल है, इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है और इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है। तो ये जो एंगल है ये इन दोनों साइड से एसोसिएटेड है और ये जो एंगल है ये इन दोनों साइड से एसोसिएटेड है। जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तब हमारा ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा, ABC सिमिलर हो जाएगा DEF के। नहीं रुको, सिमिलरिटी में दिक्कत आती है लिखने में। ABC सिमिलर हो जाएगा DEF के, हाँ DEF के, ठीक है। अब ठीक है, AB अपॉन DE और BC अपॉन FD नहीं आ रहा, DED, इसको EDF लिखेंगे, EDF, ठीक है, इसको EDF लिखेंगे। अब सही है। सो AB अपॉन DE, ED बोलो या DE बोलो एक ही बात है, और BC अपॉन DF या FD बोलो, ठीक है। सो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो जाएगा व्हेन B इक्वल टू D। सो एंगल B और D कहां इक्वल है भाई, एंगल B और D यहां पर इक्वल है। तो देखो सिमिलरिटी में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं, तो बेसिक नॉलेज होनी आपको जरूरी है। और सिमिलरिटी में ट्राइंगल्स को लिखते रहे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी टीचर्स से भी गलती हो जाती है, तो आप तो फिर भी बच्चे हैं, है ना, लेकिन डरना नहीं है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, इजीली कर लोगे और फोकस के साथ करो जो भी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो AD है वो इस एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। AB जो है वो 6 है और BD यहां पर 4 है, DC 3 है, तो AC पूछ रहा है ये, ठीक है। अब देखो यहां पर इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर में नहीं कर सकता, रीजन बताता हूं। ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन दूसरा एंगल इक्वल नहीं मिलेगा मुझे, नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं ले सकता मैं, और ये दोनों इक्वल है या नहीं है इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मतलब यहां पे सिमिलरिटी यूज नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको गिवन है BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहां पर देखो हम करेंगे कैसे इसको, हम यहां लिखेंगे AB अपॉन BD 6 अपॉन 4, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहां पे वैल्यूज चेंज हो सकती है,
क्वेश्चन की लैंग्वेज यही आएगी, ठीक है। जैसे 6 की जगह आपको 8 दे देगा, मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है, आपको करना यही है, आपको इस साइड का रेशियो लेना है इसके साथ। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, मैं पूरा भी नहीं समझा सकता। हाँ, आपको करना कैसे है, आपका आंसर जल्दी कैसे आ जाएगा, वो मैं चीज आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 6/4 इसका रेशियो आपको इसके साथ लेना है और इसका रेशियो आपको इसके साथ लेना है। तो इसको AC लिख लो आप, ठीक है, इसको AC लिख लो आप, और यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3, ठीक है। तो इसको इधर भेज दो, AC निकालना है, मैं इसको इधर भेज दो। सो AC इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 × 3, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, और अपॉन में 4, ठीक है। सो यहां से देखो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 और अपॉन में 4, सो 2 9 ज़ा और 2 2 ज़ा, सो 9 का हाफ होता है 4.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां पर ये वाली साइड इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसके अलावा आपके पास कोई एंगल इक्वल नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है कि कौन सा एंगल इक्वल है कौन सा नहीं है, और साइड्स तो आप देख ही सकते हैं कुछ भी इक्वल नहीं है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन सिमिलरिटी का तो बिल्कुल नहीं है। तो ये क्वेश्चन किसका है, बीपीटी का है ये क्वेश्चन। बस बीपीटी यहाँ पे लगेगी कैसे, वो चीज मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो सीधी आपको ये चीज याद रखनी है कि इस साइड का आपको रेशियो लेना है इसके साथ, और इस साइड का लेना है इसके साथ, और देन अगेन आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। सो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, फटाफट से राइट डाउन करेंगे। चलो आगे देखो भाई, चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इन द एडजेसेंट फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, तो देखो जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल में दो लाइंस पैरेलल होती है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रेपेजियम, और दो नॉन पैरेलल है, तो ये अपना ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है भाई, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम आपकी बुक में गिवन है चैप्टर नंबर 6 में, और उसके अंदर आपको एक रेशियो गिवन है। अगर आपको रेशियो याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। रेशियो है अपना AO/BO इक्वल टू CO/DO। ये रेशियो आपको गिवन है 6.2 का। लास्ट क्वेश्चन देखना, सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, और एक एग्जांपल में भी आपको रेशियो गिवन होगा, ठीक है। और 6.3 का भी जो सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन है वो सेम यही है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं नाउ। सो अगर आपको ये रेशियो याद है AO/BO, ट्रेपेजियम में AO/BO और CO/DO इक्वल होता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। AO की वैल्यू यहां से हो जाएगी अपने पास 2, BO की वैल्यू, अभी रेशियो आया कैसे ये हम एक क्वेश्चन में भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझा रहा, समझाऊंगा। अभी ये रेशियो आया कैसे इस पे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, बट फिलहाल ये याद होना जरूरी है ताकि हम अगर इस टाइप का MCQ में आ जाता है तो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर ले। सो AO की वैल्यू 2 हो गई, BO की हो जाएगी अपने पास 2x - 2, 2x - 2, CO की वैल्यू अपने पास यहां से है 5, CO की वैल्यू 5, और DO की अपने पास 2x + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ले आओ 2 × 2x + 4, और इसको उधर ले जाओ 5 × 2x - 2। सो यहां से हो जाएगा 2 × 2 = 4x, और 2 × 4 = 8, 5 × 2 = 10x - 5 × 2 = 10। सो यहां से अपने पास आ जाएगा 4x को इधर, 10 को उधर, तो 8 अपनी जगह रहने दो, ठीक है। 10 को उधर ले जाओगे तो +10 हो जाएगा, 10x अपनी जगह रहने दो, और 4x को ले आओ -4x। सो यहां से अपने पास हो जाएगा 18 = 6x, तो 6 को नीचे भेज दो, सो 18/6। सो अपने पास आंसर आ जाएगा यहां से 3, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस टाइप से अगर आपको ये रेशियो याद है तो आप इजीली कर लेंगे, नहीं तो फंसेंगे, ठीक है। MCQ में ऐसे ही होता है, कहीं से भी क्वेश्चन बना देते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको बोल दूं कि आपके 10 पेज का एक चैप्टर है और आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, तो आप उसको, अब आप टीचर क्या बताए उसमें, 1 नंबर का क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है भाई, है ना। तो इसीलिए MCQ में ज्यादा प्रैक्टिस करानी पड़ती है। चलो आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स में अपने पास है राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ AP। इस AP की नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है हमें। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए उसको इसमें से माइनस कर देंगे। सो 1 - 4 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा भाई। अब कुछ मत करो, -3 को ऐड करते जाओ, -5 में -3 ऐड करोगे तो -8 आ जाएगा, और फिर -3 ऐड करोगे तो -11 आ जाएगा। बस यही आपकी नेक्स्ट 2 टर्म्स है, सिंपल आंसर। D निकाल के ऐड करते जाओ, आगे D निकाल के ऐड करते जाओ, ठीक है। आगे देखो, सो ये हो गया अपना सेकंड, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ, कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालना है। ये तो बच्चों वाला सवाल था यार, 5 में से 7 गया तो
5 में 7 क्या तो -2 बचेगा। ये लो भाई आंसर। डी निकालने के लिए क्या है, 8 - 7 कर लो, या 3 में से 5 माइनस कर लो, 1 में से 3 माइनस कर लो, डी आ जाएगा। बहुत सिंपल है। सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स इज, तो देखो यहां पर क्या है, सम मतलब एन, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से, 1 से। पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से नहीं होते। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इंटीजर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये आपको बोल रहा है कि आपको जो निकालना है वो निकालना है 1, 2, 3, 4, और क्या पॉजिटिव इंटीजर कभी रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, इन्फिनिटी तक जाएगा ये तो। ठीक है, अब इन्फिनिटी तक तो जाएगा, लेकिन इसने हमें लिमिट दे दी ना, कहां तक निकालना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। तो एन कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, तो हमें इनका सम निकालना है। तो अब इनका अगर आप सम निकालने लग गए एसएन वाले फॉर्मूले से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप एक सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखोगे, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका एक फॉर्मूला होता है एसएन इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला याद रखो सीधा सीधा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो सीधा सीधा, एस एन इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप सीधा अपना आंसर निकाल सकते हो, एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अब आपको एक छोटा सा करके दिखाता हूं मैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका सम एक बार निकाल लो, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो इसका सम क्या आ गया, 15 आ गया। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका सम निकाल के दिखाता हूं, ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि हाँ भाई ये फॉर्मूला काम का है। ठीक है, n की जगह रख दो 5, इसमें कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स। तो 5 ब्रैकेट में n प्लस 1 मतलब 5 + 1 6 और अपॉन में 2, तो ये हो गया 3 टाइम्स कट गया, 5 3 कितना होता है, 15 होता है। देख लो, कुछ करना ही नहीं पड़ा। सो n ब्रैकेट n प्लस 1/2, n लेना है, उससे एक बड़ा टर्म लेना है, मतलब n प्लस 1 लेना है, अपॉन में 2 का डिवाइड करना है। सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला ये। नेक्स्ट 11th टर्म ऑफ द एपी, इसकी 11th टर्म निकालनी है। अब 11th टर्म कैसे निकालेंगे, 11th टर्म देखो, कोई भी टर्म अगर आपको लिखनी है, कोई भी टर्म अगर आपको लिखनी है, जैसे a11 लिखना है, तो a11 कैसे लिखेंगे, a प्लस इसमें से 1 लेस कर दो तो ये हो गया 10 और d लगा दो साथ में। आपको मान लो a15 लिखना है तो आप लिखोगे a प्लस 15 - 1 14 होता है, 14d हो जाएगा। ठीक है, सो आप कोई भी नंबर अगर आपको यहाँ पे टर्म निकालनी है तो आप 1 माइनस करके उसके साथ ऐड कर दो d के साथ, सो आपका यहाँ पे टर्म निकल आएगा। सो a11 हो जाएगा a प्लस 10d। तो यहां से हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। अब देखो a की वैल्यू है -17। ठीक है, d कितना है यहाँ पे, d हम निकाल लेंगे माइनस करके, d आ जाएगा अपने पास -12 में से -17 गया, तो यहाँ पे बचेगा, इसको इसमें से माइनस करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ बचेगा बेसिकली 5। कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, प्लस का 5 आएगा यहाँ से, सो -17 और यहाँ पे हो गया अपने पास 50, तो 50 में से 17 गया तो क्या 33 बच जाएगा। किसी को कोई समस्या, क्या 33 बच जाएगा, किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 33 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ये क्वेश्चन आपकी बुक में ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्या बोल रहा है सवाल में, 17th टर्म का मतलब हो गया, 17th टर्म का मतलब हो गया A17। ये जो टर्म है ये आपको क्या गिवन है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 10th टर्म 7 ज्यादा है तो इसमें 7 ऐड कर दो। ये गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब आपसे डी पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 16d, इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d और प्लस का 7 यहां से आ जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, बचा 16d, 9d प्लस 7, 9d को उधर ले आओ तो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, यहां से बचेगा 7d इक्वल टू 7, 7 को नीचे भेज दो तो d की वैल्यू हो जाएगी यहां से 7/7, मतलब d की वैल्यू आ गई भाई 1। ठीक है, सो 1 इज द करेक्ट आंसर, और यहां पे अपने पास कॉमन डिफरेंस आ गया 1। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, करना कैसे है वो समझो। हमें क्या बना है, √8, √2, √8, √18, √32 हमें निकालनी है आगे की 2 टर्म्स।
तो √8 √2, देखो हमें क्या बना है, √2 √8 √18 और √32। सो यहां से आपको पहली बात तो ये एपी नजर नहीं आ रही होगी, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 2। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया देखो 2। यहां से अगर 2 2 मैं बाहर निकाल दूं तो एक 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 √2। यहां से ये बन जाएगा 3 बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा 3 √2, और यहां से 4 बाहर निकाल दो तो ये बन जाएगा 4 √2। ठीक है, अब √2 इसको मैं 1 √2 बोल सकता हूं, ये 2 √2 3 √2 4 √2। अब एपी नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो सीधी सीधी बात है, अगला वाला जो टर्म होगा देखो 1 √2 2 √2 3 √2, तो 4 के बाद क्या आता है 5 √2 लगा दो, 5 के बाद 6 √2 लगा दो। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया 5 √2 और 6 √2। सो 5 √2 और 6 √2। अब यहां पर इस टाइप से लिखा हुआ है तो आप इसको क्या करोगे, अंदर भेज दो डबल करके। तो 5 5 25 25 2 50। सो यहां पे अपना आंसर हो जाएगा √50, और 6 को अंदर भेजोगे तो 6 का डबल 36 36 2 72। सो √72 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये अपना आंसर हो गया। और ये 3 और देख लो फटाफट से बस। ऑल सर्कल्स आर, दुनिया में सर्कल्स बड़े छोटे कैसे भी हो सकते हैं, है ना? सर्कल्स कैसे भी हो सकते हैं ना, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। तो सर्कल बड़ा छोटा कैसे भी हो सकता है। सारे सर्कल इक्वल नहीं हो सकते, सारे सर्कल इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन सिमिलर हो सकते हैं। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो जितने भी सर्कल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, एक जैसे, एक दूसरे के जैसे दिखेंगे। शेप सेम होगा, साइज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर साइज सेम है तो वहां पे कॉन्ग्रुएंट वर्ड आता है। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है शेप और साइज दोनों इक्वल होना। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं? कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं? ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहां पे 2 ऑप्शन है जो आपकी बुक में गिवन है, एक तो है इक्विलेटरल और एक है आइसोसेलेस। ठीक है, सो यहां पर अपने पास आ जाएगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जितने भी होंगे वो सिमिलर होंगे। रीजन देख लो, रीजन क्या है। मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, अब मान लो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड मान लो ये 5 है, तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। दुनिया में कितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कोई से भी हो, कुछ भी उनका साइज हो, वो सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सिमिलरिटी की एक कंडीशन ये थी कि एंगल एंगल एंगल, अगर तीनों एंगल इक्वल हो या 2 एंगल इक्वल हो तो सिमिलर होते हैं। तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन, एक रूल होता है कि उसमें जो एंगल होते हैं वो 60 60 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो इसके तीनों एंगल के इक्वल होंगे। और इससे बड़ा ट्राइंगल भी लोगे तो भी उसके एंगल 60 60 60 होंगे। तो हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स इक्वल होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। तो यहां पे आएगा इक्विलेटरल। नाउ लास्ट 2 पॉलीगन्स। अब यहां पॉलीगन्स की जगह ट्राइंगल वर्ड भी आपको मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, पॉलीगन की जगह ट्राइंगल वर्ड भी आपको मिल सकता है। ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। 2 कंडीशन आपने पढ़ी होगी। पहली कंडीशन क्या है? सिमिलरिटी की 2 कंडीशन आपने पढ़ी होगी। पहली कंडीशन तो ये है कि ऑल corresponding angles should be equal। और दूसरी कंडीशन क्या है? ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। दूसरी कंडीशन है corresponding sides are in प्रोपोर्शन, या बोल सकते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, अभी देखा था ना AB अपॉन, ठीक है, जैसे इस साइड का इसके साथ रेशियो, जैसे मान लो ये ABC है और मान लो ये DEF है, तो AB अपॉन DE इक्वल होगा AC अपॉन DF इक्वल होगा BC अपॉन EF। ये
सो एक तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल होना चाहिए रेशियो, और दूसरी एंगल सारे इक्वल होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन है सिमिलरिटी की जो आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है? सो फटाफट से ये जितना भी है सारा राइट डाउन करेंगे, फिर हम बात करते हैं आगे। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स हमें निकालना है, मतलब ऐसे निकालना है बिटवीन 1 to 100 नंबर होने चाहिए 100 से 1 के बीच में, डिविजिबल बाय 6 होने चाहिए, मतलब 6 का डिवाइड जाना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं देखूं 1 और 100 के बीच में कौन कौन से नंबर 6 से डिविजिबल है, तो पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो पहले तो एपी बनेगी, एपी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 6 से डिविजिबल नंबर ढूंढेंगे। तो 6 से डिविजिबल नंबर सबसे पहले तो 6 ही होगा, फिर 6 2 12 होगा, फिर 6 3 18 होगा। ठीक है, तो ये तो आपको शुरू के नंबर मिल गए। अब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लास्ट वाले में। अब 100 में 6 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो 99 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद 98 में 6 का डिवाइड करके देख लो। 98 में 6 1 6 3 8 नहीं जाएगा। 97 में नहीं जाएगा, 3 बच रहा है ना इधर, तो 6 5 30, तो 90 में जाएगा क्या, इसका मतलब 96 में चला जाएगा, 96 में चला जाएगा। देखो 6 का डिवाइड करेंगे अगर हम, तो 6 1 6, यहाँ बचेगा 3 और 6 6 6 36। ठीक है, ये गया। सो 96 में जाएगा इसके बाद सीधा। सो 96 अपन यहाँ पे ले लेंगे। सो लास्ट टर्म जो अपनी में होगी वो होगी 96, जो कि 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको वो नंबर्स ढूंढने हैं जो 6 से डिविजिबल है, इससे आपको ए भी मिल जाएगी। अभी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ए की वैल्यू यहाँ से 6 हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 6 है, लास्ट टर्म भी क्या होगी, सॉरी डी भी क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 ही तो ऐड हो रहा है ना यहाँ पे हर बार। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी अपनी 96 हो जाएगी लास्ट टर्म। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स। तो पहले तो हम n निकालेंगे और फिर हम Sn निकालेंगे। ठीक है, पहले तो हम n निकालेंगे और फिर हम Sn निकालेंगे। दो काम यहां पर है, देखो। तो पहले n निकालो, n निकालेंगे an वाले फॉर्मूले से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप यहाँ पे 1 to 100 दे रखा है, तो n की वैल्यू 100 मत कर देना, n की वैल्यू 100 मत कर देना, हमें वही नंबर्स लेने हैं। तो वही नंबर्स काउंट होंगे जो 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल कितने नंबर से वो निकालने पड़ेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे यहाँ से। 96 इक्वल टू a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू भी 6 है भाई, इसको दला के माइनस कर दो। तो 96 में 6 गया तो 90 बच जाएगा इधर अपने पास n माइनस 1 और इधर 6 एज इट इज। ठीक है, सो यहाँ से 6 को नीचे ले जाएंगे डिवाइड में। सो n माइनस 1 इक्वल टू 90 अपॉन 6, तो 15 के 90, ये 15 बार कट गया। सो n इक्वल टू 15 प्लस 1, सो n की वैल्यू आ गई भाई यहाँ से 16। सो n 16 आ गया। अब तो टोटल 16 टर्म्स है अपने पास। अब मुझे चाहिए Sn। सो Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस an, ये छोटा वाला फॉर्मूला लगा दो। क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है। ठीक है, सो Sn इक्वल टू 16 अपॉन 2 ब्रैकेट a की वैल्यू मेरे पास 6 है और लास्ट टर्म मेरे पास 96, दोनों को ऐड कर दो। सो 2 8 जा 16, यहाँ पे 8 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। सो 96 प्लस 6 ये हो गया 102। ठीक है, 102। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, ये अपना आंसर आ गया 816। ठीक है, यहाँ पे ये सम हो गया इनका। सो इस टाइप से आप यहाँ पर कोई भी दो नंबर्स के बीच में किसी भी नंबर से डिविजिबल दे सकता है। यहां पे डिविजिबल की जगह मल्टीपल वर्ड भी यूज कर सकता है। ठीक है, डिविजिबल वर्ड की जगह आपको यहां पे मल्टीपल वर्ड भी यूज कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 6 भी बोल सकता है ये। ठीक है, सो मल्टीपल बोले चाहे डिविजिबल बोले, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल है। आगे देखो नेक्स्ट। सुरेश स्टार्टेड वर्क इन 1985 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो 5000 रुपीज से उसने अपना काम चालू करा है। ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उसके 200 रुपए बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी होगी, जो दूसरा साल वो काम करेगा तो उसकी सैलरी हो जाएगी 5200, 200 रुपए बढ़ जाएंगे, फिर हो जाएगी 5400, ऐसे चलती रहेगी जिंदगी। और एक दिन आएगा जब उसकी सैलरी हो जाएगी 7000। ठीक है,
तो हमें पूछ रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो उसकी इनकम कौन से साल में 7000 हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू क्या है देखो 5000, फर्स्ट टर्म 5000 हो गई, डी हमने क्या ऐड करा इधर 200 ऐड करा है, तो डी 200 हो गया, ये हो गया ए एन, ये हो गया ए एन। तो बताओ क्या निकालना है, एन निकालना है सर, ठीक है, एन निकालना है। विच ईयर, कौन से ईयर में, मतलब कौन सी टर्म। सो एन निकालना है, ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 7000, ए एन की जगह 7000, ए की जगह 5000 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 200। इसको दिला के माइनस करोगे तो 7000 5000 क्या, तो 2000 बचेगा, नहीं बचेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 200 और इधर बचेगा n माइनस 1, तो इधर से ये कटेगा तो यहाँ से tan आएगा, ठीक है, इधर से tan आएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो tan प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 11। सो ये आपका आंसर है। 11th ईयर में जाके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। और यहाँ से देखते हो, सो 1985 में उसने काम चालू करा था, 1985 में उसने काम चालू करा था, 11 ईयर्स बाद मतलब 5 और 1 6 और 8 और 1 9, 1996 में जाके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपीज हो जाएगी। क्लियर है, चलो राइट डाउन करो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, सो हमें सम गिवन है 12 टर्म्स का। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, तो सम ऑफ 12 टर्म्स इक्वल टू है 468, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज 6, डी का वैल्यू हमें गिवन है 6। फाइंड द 10th टर्म, ए tan मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, बहुत इजी है। ये जो 12 है एस एन, तो क्या मैं इसको n बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। सो अगर मैं यहां से एस एन का फॉर्मूला लगा दूं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहां से एस एन की जगह तो आ जाएगा 468। अच्छा, ये जो एस एन है ये किसका है, 12 टर्म्स का है, तो 12/2, ठीक है, 2a प्लस प्लस n की जगह 12 माइनस 1 और d की जगह 6 आ जाएगा। तो यहां से ये कट गया, 468 इक्वल टू 2 6 12 ब्रैकेट में 2a प्लस 12 में से 1 गया तो 11 बचेगा, 11 6 66, 6 को नीचे भेज दो या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 6 2 12a प्लस, नहीं एक काम करो डिवाइड में भेजो, ज़्यादा सही रहेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। सो अगर ये डिवाइड में आ जाता है 468 अपॉन में 6 इक्वल टू 2a प्लस 66, तो यहाँ पे 6 का डिवाइड करो, 6 7 42, 6 7 42, 42 तो यहाँ बचेगा 4, तो 6 8 48 इक्वल्स टू 2a प्लस 66, 66 को दिला के माइनस कर दो तो 2a इक्वल टू 78 माइनस 66। क्या किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देन 2a इक्वल्स टू यहाँ पे बच जाएगा अपने पास 7 में से 6 गया तो 1 और 2 12 बचेगा और a की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी, a 6 आ गया, d आपको पता ही है। अब a tan निकालना है तो क्या समस्या है, कुछ नहीं है, a tan को क्या लिख लेंगे, a प्लस 9d, 1 लेस करके d के साथ लिख दो, a की वैल्यू 6 आ गई, 9, d की वैल्यू कितनी है 6 है, वाओ a और d दोनों 6 6 है यहाँ तो। सो 9 6 54, तो क्या ये 60 हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल हो गया सर, ठीक है। a भी 6 d भी 6 और 9 6 54 और ऐड करेंगे तो 60 आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP must be taken so that their sum is 81, sum 81 दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स मतलब n पूछ रहा है, ठीक है। सो मेरे पास a की वैल्यू कितनी है 17 है, फर्स्ट टर्म 17 है, d कितना हो जाएगा 15 माइनस 17, 15 माइनस 17 तो d की वैल्यू हो जाएगी -2। सो a तो है 17, d है -2, सम Sn दे रखा है 81 और निकालना क्या है n निकालना है भाई, n हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स यहां पर लेंगे हम जिनका सम 81 हो जाए। तो कुछ नहीं है, Sn वाला फॉर्मूला लगाओ, Sn वाला फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn की जगह 81,
n की जगह पता नहीं है ना कुछ, और 2a की जगह 17 प्लस n-1 d की जगह अपने पास आ जाएगा -2। तो इसको इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 एन एज इट इज 17 2 ज़ा 34। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो -2 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। तो यहां से अपने पास आ गया 162 इक्वल्स टू n ब्रैकेट 34 और 2 36 हो जाएगा यहां से, और माइनस का 2n एज इट इज अपने पास। नाउ इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 162 इक्वल टू 36n हो जाएगा ये, माइनस n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को इधर ले आओ, कभी भी स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2n स्क्वायर को इधर लाएंगे और इसको भी इधर लाएंगे, तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2n स्क्वायर पॉजिटिव, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 36n, और फिर ये अपनी जगह रहेगा 162 एज इट इज। नाउ यहां से इसमें आप 2 का डिवाइड कर लो, तो अगर यहाँ 2 का डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 81। 2 का डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी। नाउ यहां से हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसकी डिग्री 2 होती है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। सो 81, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 81 को स्प्लिट करना है। क्या 9 9 सा 81 होता है, बिल्कुल होता है, और 9 और 9 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 18 आता है। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 9n माइनस का 9n, तो माइनस माइनस प्लस 18n आ जाएगा, और 9 9 से 81 होता है, ठीक है। तो यहां से 2 2 का पेयर बन जाएगा, इधर से n कॉमन, तो यह आ जाएगा n माइनस 9, इधर से माइनस 9 कॉमन, यह आ जाएगा n माइनस 9 इक्वल टू 0। एक बार आ जाएगा n माइनस 9 और दूसरी बार भी आ जाएगा n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू 9 आ जाएगी भाई, ठीक है। सो 9 टर्म्स हमें लेनी पड़ेगी, तब जाकर उनका सम क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्लियर है। सो फटाक से इसे राइट डाउन करेंगे, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी whose 5th and 9th टर्म्स आर। तो हमें सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, मतलब मुझे Sn निकालना है, और n की वैल्यू 15 दे रखी है, या मैं बोल सकता हूं कि मुझे S15 निकालना है, ठीक है। नाउ 5th एंड 9th टर्म मुझे गिवन है। 5th टर्म मेरी गिवन है मुझे, 5th टर्म A5 हो जाएगी अपनी, जो कि है 26, एंड दूसरा हमें 9th टर्म गिवन है जो अपना हो जाएगा 42। 9th मतलब A9 हो गया, ठीक है, जो कि है 42। चलिए, सो A5, तो किसी भी टर्म को जब आप एक्सपेंड करते हो तो आप उसको लिखोगे A प्लस और 1 लेस करके D के साथ। तो A5 को हम लिख लेंगे A प्लस 4D इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे यहां से। इसको हम लिख लेंगे A प्लस 8D इक्वल टू 42, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा दूं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सो इक्वेशन नंबर 2 है अपने पास A प्लस 8D इक्वल टू 42, और ये है अपने पास A प्लस 4D इक्वल टू 26। नाउ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो A से A कैंसिल, 8D में से 4D गया, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 4D। देन 42 में से 26 माइनस अगर आप करते हो तो 6 जोड़ोगे तो 36 और 10, तो यहाँ पे बेसिकली बचेगा 12। नाउ ये नीचे आ जाएगा, सो D इक्वल टू 12 अपॉन 4, सो 3 4 ज़ा 12, सो D की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई 3। नाउ D आ गया, अभी A निकालना है। A कैसे निकालेंगे, A निकालने के लिए D को आप पुट कर दो, या तो इधर या इधर, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं 1 में रख रहा हूं अभी, ठीक है। सो 1 में रखोगे तो A प्लस 4, D की जगह हम रख देंगे 3 इक्वल टू 26। सो 4 3 12, 12 को ले माइनस कर देंगे, तो 26 माइनस 12, तो यहां पर बचेगा 14, ठीक है। A की वैल्यू आ गई 14। सो नाउ यहां से A की वैल्यू अपने पास 14 आ गई, A आ गया, D आ गया। अभी कुछ नहीं करना, आपको निकालना है Sn। सो Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो वैल्यूज पुट करेंगे, n की जगह हम रख देंगे 15, क्योंकि हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है। देन 2a की वैल्यू 14 प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा
15 माइनस वन, 15 माइनस वन और डी की जगह अपने पास आ जाएगा यहाँ से 3, 15 अपॉन 2 एज इट इज, क्योंकि 15 में 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, ये हो गया 28 प्लस यहाँ बचेगा 14, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, दोनों को ऐड कर दो आप, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 50 60 70 70, सो यहाँ से आ गया 15 इंटू 35 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 35 टाइम, ठीक है, ठीक है। सो नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, सो मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45, 45 और 7 52, सो 525 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 22। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 720 सेट्स इन 4th ईयर, तो 4th ईयर को क्या मैं A4 लिख लूं, 720, और 1080 इन 6th ईयर, तो क्या मैं इसको A6 लिख लूं, बिल्कुल लिख लो सर, ठीक है। Assuming that the production increases uniformly, अच्छा मैंने इसको AP में क्यों लिया, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब होता है इक्वल नंबर से। जैसे मान लो मैंने एक दिन में 10 वीडियो बनाए, तो मैं हर दिन 2 वीडियो बढ़ाऊंगा, तो दूसरे दिन 12 वीडियो बनेंगे, फिर 14, फिर 16, फिर 18, तो ये यूनिफॉर्म इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म मतलब होता है इक्वल अमाउंट में, और जब इक्वल अमाउंट में कोई चीज इंक्रीज होती है तो AP बन जाती है, तो ये AP फॉर्म हो रही है, ठीक है। बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, देन फाइंड टोटल प्रोडक्शन इन 9 ईयर्स। सो टोटल प्रोडक्शन, टोटल मतलब होता है सम, तो आपको सम निकालना है, ठीक है। चलो, सो सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 2 टर्म्स आपको गिवन है, जैसे मुझे यहाँ A5 गिवन थी, यहाँ A4 गिवन है, यहाँ A9 गिवन था, यहाँ A6 गिवन है। मैंने यहाँ पे S15 निकाला था, अभी आपको यहाँ पे S9 निकालना है, ठीक है। तो क्या मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं, छोड़ दो सर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है सॉल्व। क्लियर है बेटा। सो नेक्स्ट देखो अब, इफ सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 3 and 5 रेस्पेक्टिवली, तो सेकंड टर्म को क्या A2 लिख ले हम, सेकंड टर्म है हमारी 3, ठीक है, और थर्ड टर्म मतलब A3, ये है हमारी 5, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो हमें S20 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स मतलब S20 निकालना है। तो ये तो पिछले वाले जैसा ही हो गया, इसको लिख लो A प्लस डी, इसको लिख लो A प्लस 2D, दोनों में एलिमिनेशन लगाओ, A और D निकालो, और तो तुम्हें खुद करना है, ठीक है, खुद से करना है, खुद से करना है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हो गए ये तो, ठीक है, ये और ये सेम पैटर्न क्वेश्चन है, तुम्हें खुद से करना है। 24 देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो 2 डिजिट नंबर और डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तो 2 डिजिट नंबर चालू कहां से होते हैं पहले तो ये बताओ, तो 2 डिजिट नंबर सर चालू होते हैं 10 से, और कहां तक जाते हैं 2 डिजिट नंबर, 99 तक, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर बताओ जिसमें 3 का डिवाइड जाएगा, 10 के बाद सबसे पहला नंबर 12 हो गया, फिर 15, फिर 18, 3 की टेबल चल रही है, और लास्ट में 99 में क्या 3 का डिवाइड जाएगा, इसको चेक करने के लिए दोनों का सम निकाल लो, 9 और 9 18, 3 की टेबल में आता है, तो 99 ही हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। सो यहां से हमें क्या करना है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय, हाउ मेनी मतलब n पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स n पूछ रहा है। सो a की वैल्यू यहां से 12 है, d की वैल्यू यहां से 3 है, और an आपका 99 है, तो कुछ नहीं करना, an का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 99 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1, डी की जगह 3 आ जाएगा, 12 को दिला के माइनस कर दो, 99 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। सो ना यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे तो अपने पास बचेगा 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 2 गया तो 7, और ये 3 हम डिवाइड में ले आएंगे यहाँ से मल्टीप्लाई से, तो इधर बचेगा n माइनस 1, इसको इससे कट कर दो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 को इधर ले आओ, तो क्या 29 प्लस 1 30 होता है, बिल्कुल होता है सर। सो यहाँ से अपने पास n की वैल्यू हो जाएगी 30। सो 30 टर्म्स ऐसी है जो 3 से डिविजिबल होगी बिटवीन 10 एंड 99। क्लियर है, फटाफट से राइट डाउन करो।
चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट, देखो लास्ट से जब भी किसी भी टर्म को निकालना हो तो आप क्या करेंगे। अब आपको स्कूल में क्या सिखाया मुझे नहीं पता, एक सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे। जो भी आपको एपी दे रखे, आपको एपी को रिवर्स करना है। कब करना है? जब आपको फ्रॉम द लास्ट कोई भी टर्म निकालनी हो। तो फ्रॉम द लास्ट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एपी को ही रिवर्स कर रहा हूं। ठीक है, अगर एपी को रिवर्स करेंगे तो -62 जो कि लास्ट टर्म थी वो बन जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, और इसको आपको ऐसे लिखना है 4 7 10, ऐसे मत लिख देना 10 7 4, वरना गलत हो जाएगा। पहले 4 फिर 7 फिर 10, मतलब एपी को रिवर्स करने का मतलब यह है कि आपकी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो जानी चाहिए और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जानी चाहिए बस। तो यहां से आपका ए का वैल्यू आ गया -62, ठीक है, और डी का वैल्यू यहां से आ जाएगा 7 - 4 जो कि हो गया अपना 3। अब मुझे क्या करना है, बस 11th टर्म निकालनी है। ठीक है, 11th टर्म मतलब A11 निकालना है। सो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + 10D। सो A की वैल्यू अपने पास -62 + 10, D की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहां से 3। सो यहां से हो जाएगा -62 + 30, और यहां पे इसको माइनस करने पे आपके पास बचेगा -32। क्लियर है? सो ये आपका आंसर हो गया। फटाफट से इसे राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन पे मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लगा लेना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, सो बस वही है। देखो, इफ थर्ड एंड 9th टर्म, थर्ड टर्म मतलब A3 जो है आपका 4, 9th टर्म है आपकी A9 जो है -8। तो थर्ड टर्म और 9th टर्म हमें गिवन है। विच टर्म मतलब n, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी। तो मैं मान लेता हूं an 0 है और n पता लगा लूंगा मैं। ठीक है, सो A3 = 4 है। सो यहां से मैं लिख सकता हूं A + 2D = 4, यहां से लिख सकता हूं A + 8D = -8। दोनों में एलिमिनेशन लगा दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। सो इक्वेशन 1 है मेरे पास, 2 ले रहा हूं पहले मैं, A + 8D = -8, और 2 है A + 2D = 4। साइन चेंज करेंगे, माइनस कैंसिल आउट, यहां हो गया 6D, और इधर माइनस प्लस, माइनस का 12, इसको नीचे ले जाएंगे तो D की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास -2। ठीक है, -12/6, तो D की वैल्यू यहां से आ गई -2। अब D -2 है, तो D को किसी में भी रख दो, किसी भी इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में यहां पे रख दो। सो A + 2, D की जगह -2 = 4, 2 2 4, -4 को उधर ले जाओगे तो ऐड हो जाएगा, तो A की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब an = A + n - 1 × D। an का फॉर्मूला लगाओ, कौन सी टर्म 0 होगी, तो an 0 मान लो। A कितना आया था 8 + n - 1, कौन सी टर्म होगी मुझे नहीं पता, और D की जगह -2। इस 8 को इधर लाओ, तो जब ये 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, और ये -2 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। इधर n - 1 ये इससे कटेगा तो 4 आ जाएगा, n - 1 एज इट इज, 1 को इधर लाके प्लस कर दो, सो 4 + 1 हो जाएगा 5। तो जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या हो जाएगी अपनी, 0 हो जाएगी। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 8। ठीक है, और D की वैल्यू क्या है -2, तो इसमें से 2 माइनस करो, तो 8 में से 2 गया तो 6, फिर 2 माइनस करो 4, फिर 2 माइनस करो 2, फिर 2 माइनस करो 0। तो मुझे बताओ 0 कौन सी टर्म हुई, फिफ्थ टर्म हुई नहीं हुई। ठीक है, सो इसे राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो देखो 2 AP है हमारे पास, तो मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पर एक AP को तो हम ले रहे हैं स्मॉल लेटर में। ठीक है, A1 A2 A3 A4 ऐसे। ठीक है, एक AP ये है, और एक AP में ले रहा हूं कैपिटल लेटर में, A1 A2 A3 A4। ठीक है, ये तो हमारे पास 2 AP है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहां अच्छी बात यह है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब
इसका डी और इसका डी इक्वल है, तो मैं दोनों को डी डी लिख रहा हूं, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या करता, इसको D1 स्मॉल में और इसको D1 कैपिटल में लिखता, लेकिन अभी दोनों का डी सेम है तो मैं स्मॉल डी ही यूज कर रहा हूं दोनों के लिए। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब ये बोल रहे हैं कि इनकी 100th टर्म का डिफरेंस, मतलब ये बड़ी वाली एपी है तो मान लो मैंने लिख लिया A100, और ये छोटी वाली एपी है, इसका मान लो मैंने लिख लिया A100, तो दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस मतलब माइनस होता है, वो कितना है, 100 है। 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो A100 माइनस A100 इक्वल टू 100 हो गया। क्लियर है यहां से। सो देखो इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 99D, ठीक है, माइनस इसको भी सेम A प्लस 99D, माइनस आते ही ब्रैकेट लगा लिया करो वरना गलती हो जाती है। सो नाउ यहां से A प्लस 99D, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों माइनस के जाएंगे, माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। अब देखो अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो A तो माइनस का रहता, लेकिन 99 आपका प्लस का रह जाता, और फिर वहां गलती होती। तो देखो 99D से 99D कट गया प्लस माइनस में, तो मेरे पास बचा A माइनस A इक्वल टू 100। क्या बचा, A माइनस A इक्वल टू 100। अब आप एक चीज समझो, 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, A1 और A1 का डिफरेंस 100 है, इसका मतलब जितनी भी टर्म्स हैं अगर उनका डिफरेंस लिया जाएगा तो 100 ही आएगा। अगर मैं A2 माइनस A2 निकालूंगा तो भी 100 आएगा, अगर मैं A10 माइनस A10 निकालूंगा तो भी 100 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि D इक्वल है, तो D वाली जो टर्म है ना वो हर बार कट रही है, तो हमेशा यही बचेगा A माइनस A, और हमेशा 100 आएगा। तो अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है A1000 माइनस A1000 क्या होगा। तो कुछ नहीं है, देखो इसको लिख लो A प्लस 999D माइनस, यहां पे ब्रैकेट यूज नहीं कर रहा मैं, दोनों को सीधा माइनस में लिख रहा हूं, A माइनस 999D, ठीक है, ये हो गया। सो यहां से 999D से 990 कट गया तो बचा A माइनस A, और इसकी वैल्यू क्या है, 100 है। तो अगर आपको दो AP देके कॉमन डिफरेंस सेम देता है तो जो डिफरेंस आपको गिवन है वही डिफरेंस हर टर्म्स को माइनस करने पे आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो यहां पे कितने मल्टीपल्स इसके लाई करेंगे। सो 10 और 250 हमारे पास है, 4 की टेबल से 10 के बाद कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 12, फिर 4 ऐड करो इसमें 16, फिर 4 ऐड करो 20, ठीक है। अब 250 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, करके देख लो, 249 में नहीं जाएगा, 248 में चला जाएगा। सो 248, 250 और 10 के बीच में ये नंबर से हमारे जो 4 से डिविजिबल है। सो यहां से A की वैल्यू आपकी हो गई 12, D की वैल्यू आपकी हो गई 4, और AN आपका हो गया 248। अब आपसे पूछा क्या है इसने, हाउ मैनी, तो जब भी हाउ मैनी वर्ड आ जाए तो समझ जाओ आपको N निकालना है, ठीक है। सो N निकालना है यहां से, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू अपने पास यहां से है 248 इक्वल्स टू A की वैल्यू 12 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू अपने पास 4। इसको दिला के माइनस कर देंगे तो 248 में से 12 माइनस इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 4। सो यहां से 248 में से 12 गया तो क्या यहां पे 236 बच जाएगा, और अपॉन में 4 लगा दो, N माइनस 1, यहां से इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 इक्वल टू N माइनस 1, 1 को इधर ले आओ, सो यहां से हो जाएगा 59 प्लस 1, मतलब N इक्वल टू 60। 60 टर्म्स या 60 नंबर्स ऐसे होंगे जो 10 और 250 के बीच में होंगे और 4 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है। सो फटाफट से इसे राइट डाउन करेंगे, देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The AP whose third term is 16, थर्ड टर्म मतलब A3 जो है आपका वो है 16, और सेवंथ टर्म क्या बोल रहा है अभी, यहां देखो सेवंथ टर्म एक्सीड्स, तो सेवंथ टर्म मतलब A7 एक्सीड है, किससे एक्सीड है, फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड है, तो फिफ्थ टर्म का मतलब A5, तो 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, ये बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। सो यहां से A7 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 6D, ठीक है, और यहां से A प्लस 4D और प्लस का 12, A से A काट दो, कोई समस्या नहीं होगी। 6D इसको ले आओ, माइनस का 4D इक्वल टू 12, तो यहां से बचेगा 2D इक्वल टू 12। सो D की वैल्यू क्या है, यहां से 6 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। नाउ यहां से A प्लस, देखो यहां से देखो
A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, A3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं। नाउ a एज इट इज 2, 6 और 16, 2 6 12 हो गया यहां से इक्वल टू 16, इसको उधर भेज दो तो 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4। ठीक है, डिटरमाइन द AP, बट हमें निकालनी AP है, तो AP निकालनी है हमें। A और D अगर आपको पता है तो क्या AP निकालने में समस्या, बिल्कुल नहीं। 4 लिखो, फर्स्ट टर्म लिखो और D को ऐड करते जाओ, तो 4 में 6 ऐड करोगे 10, फिर 10 में 6 ऐड करोगे 16, फिर 16 में 6 ऐड करोगे 22, तो बस ये बन गई AP। ठीक है, कुछ नहीं था, इजी। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मुझे S24 निकालना है। लिस्ट ऑफ नंबर्स whose term nth टर्म इज गिवन बाय, तो मुझे an गिवन है, तो अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें हमने d निकाला था, नहीं निकाला था, है ना। तो यहां से an मुझे गिवन है, an 3 + 2n, और मुझे इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है, मुझे S24 निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, an के अंदर पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, d निकालो और फॉर्मूला में पुट कर दो, बहुत ईजी है। तो यहां पर पहले हम 1 पुट कर रहे हैं, सो n इक्वल टू, अगर मैं यहां 1 रख देता हूं, सो ये हो जाएगा a1 इक्वल टू 3 + 2 ब्रैकेट 1, सो a1 इक्वल टू 3 + 2 1 = 2, तो क्या a1 की वैल्यू 5 हो गई, बिल्कुल हो गई। नाउ यहां से निकालो n इक्वल टू 2, पुट करोगे तो यहां से a2 आ जाएगा, दैट इज 3 + 2 × 2, सो यहां से a2 इक्वल टू 3 + 2 2 = 4, तो यहां से a2 की वैल्यू आ गई भाई 7, a1 आ गया, a2 आ गया, तो क्या हम d निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। a2 - a1 कर दो, d आ जाएगा। सो a2 है 7 - a1 है 5, सो d की वैल्यू यहां से 2 आ गई, a आ गया, d आ गया। S24 निकालना है, कुछ नहीं बचा सवाल में अब तो। ठीक है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। Sn इक्वल टू n/2, n कितना है 24, अपॉन में 2, a की वैल्यू 5 आई है हमारे पास, प्लस n - 1 मतलब 24 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास आई थी 2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी, इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। सो क्या इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ से ये कट जाएगा, 12 2 5 10 प्लस 23 यहाँ बचेगा, 23 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 46 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा काम खुद से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। सो हमें गिवन है, देखो सो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, और यहां से पूरी इंफॉर्मेशन हम तरीके से लिखेंगे। पहले तो गिवन लिखो, गिवन में हमारे पास है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम जिसमें AB जो है वो पैरेलल है DC के। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो देखो यहाँ डायग्राम बनेगा, एक ट्रेपेजियम बनाएंगे, और मैंने आपको बोला था कि मैं ये वाली चीज अभी प्रूफ भी कराऊंगा आगे, बट ये रेशियो आप याद रखोगे तो MCQ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ABCD इसको आप यहां से इंटरसेक्ट करा देंगे पॉइंट O पे। प्रूव दैट AO/BO इक्वल्स टू CO/DO। सो ये रेशियो हमने यूज करा था MCQ में। ठीक है, इसी को हमें यहाँ पे यूज करना है। सो इसी को हमें प्रूफ करना है, सॉरी। सो यहां से आ जाएगा अपने पास टू प्रूफ क्या चीज हमें लानी है। सो हमें ये प्रूफ करना है कि AO/BO जो इक्वल है वो है CO/DO के। ठीक है, AO/BO इक्वल्स टू CO/DO, ये हमें लाना है। सो नाउ यहां से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले भाई कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां से कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे OF। ठीक है, OF लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी किसके, इसके और इसके। देखो ये दोनों पहले से पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, तो ये सारी आपस में पैरेलल हो गई। AB पैरेलल हो गया, OF पैरेलल हो गया DC के। ठीक है, सो यहां से हम लिखेंगे पहले तो क्या, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, आप यहां पे कर देंगे, ड्रॉ
OF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, ठीक है। नाउ हम यहां पे एक ट्राइंगल लेंगे ADC। अगर हम ट्राइंगल ADC लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ADC। अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? तो अगर किसी भी ट्राइंगल में ये लाइन पैरेलल हमें दे रखी हो, ठीक है, FO पैरेलल है DC के, तो क्या मैं BPT लगा सकता हूं? लगा सकते हो सर। तो यहां से AF अपॉन FD इक्वल हो जाएगा AO अपॉन OC के, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी होगी, BPT AO अपॉन OC। अगर किसी ट्राइंगल में हमें पैरेलल लाइन दे रखी है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन दे रखी है किसी भी थर्ड साइड के, तो यहाँ पे दोनों साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। सो बाय BPT मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, ठीक है, बाय BPT मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ले लें अब ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ऊपर वाला ADB, ठीक है, ADB। इस ट्राइंगल में अगर मैं अब ट्राइंगल देखो ये ले रहे हैं हम, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये जो है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, FO पैरेलल AB। सो यहां से अपना रेशियो बन जाएगा AF अपॉन FD इक्वल BO अपॉन OD, इक्वेशन नंबर 2। इसको भी हमने कैसे लिखा? बाय BPT लिखा, ठीक है, बाय BPT लिखा। सो नाउ यहां से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं ले लूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो आप दोनों इक्वेशन में देखो कुछ पार्ट कॉमन है, AF अपॉन FD, ये वाला पार्ट कॉमन है। तो अगर मैं यहां से कॉमन पार्ट को हटा दूं तो क्या AO अपॉन OC, क्या AO अपॉन OC इक्वल लिख सकते हैं BO अपॉन OD के? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि जब किसी दो इक्वेशन में LHS इक्वल होता है तो RHS को इक्वल लिख सकते हैं, और अगर RHS इक्वल होता है तो LHS को इक्वल लिख सकते हैं। सो यहां से ये आ गया, लेकिन मुझे लाना है AO अपॉन BO, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो नीचे और इसको ऊपर ले जाऊंगा। सो AO अपॉन, इसको नीचे ले आओ, BO, और इस CO को ऊपर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, और इसको नीचे लिख दो। ये लो, ये आ गया आपका प्रूफ। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो इस टाइप से आप इसे यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ DE पैरेलल BC इन ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल है हमारे पास, ABC, जिसमें DE BC के पैरेलल है। तो BC ये है तो पैरेलल लाइन ऐसे चली जाएगी, ठीक है, DE पैरेलल BC। तो ये दोनों पैरेलल है। हमें गिवन है AD जो है वो है 1.5, DB जो है वो है 3, AE जो है वो है 1। तो हमें AC निकालना है, ठीक है, AC निकालना है। तो देखो यहां से हमें गिवन ये है फ्रॉम ट्राइंगल ABC, मुझे गिवन है DE जो है वो पैरेलल है BC के। सो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मैं ये लिख सकता हूं जो AD है अपॉन DB जो है, इस साइड का रेशियो इक्वल होगा इसके, ठीक है, ये चीज तुमने पढ़ी होगी। AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। सो नाउ यहां से AD की वैल्यू 1.5, इसकी 3, इसकी 1 और इसकी हमें निकालनी है, EC हमें निकालना है। सो नाउ 1.5 3 का डबल होता है, तो ये हो गया 1/2, 1 अपॉन EC, ये इधर ये उधर, तो EC इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो आपको यहां पे जो रेशियो है ना, रेशियो जो वैल्यूज यहां पे गिवन थी, ये रेशियो हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इस रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD अपॉन AB और AE
अपॉन AC ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DB अपॉन AB और EC अपॉन AC अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे चाहे हम वैसे लिख सकते हैं। हाफ का रेशियो हाफ के साथ, हाफ अपॉन फुल, हाफ अपॉन फुल, या फिर फुल अपॉन हाफ, फुल अपॉन हाफ, कैसे भी लिखो, बट अगर इधर से हाफ ले रहे हो तो उधर से हाफ लेनी है, इधर से फुल ले रहे हो तो उधर से फुल लेनी है, बस इतना याद रखो। ऐसे आपको यहां पे कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ बॉय 2 मीटर लॉन्ग कास्ट शैडो, एक लड़का है जिसकी हाइट है 2 मीटर, एक लड़का है जिसकी हाइट है 2 मीटर, ठीक है। अ बॉय 2 मीटर लॉन्ग कास्ट शैडो 1 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ये इधर मान लो ये यहां से यहां तक ये इसकी शैडो है, ये क्या है, शैडो, शैडो है, शैडो। तो शैडो जो है वो बन रही है 1 मीटर की, हाइट इसकी 2 मीटर दी, ठीक है, ऑन द प्लेन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है। सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो, एक टावर है, सेम टाइम पे यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, ये टावर है, टावर, टावर है, टावर, टावर जो है वो ग्राउंड पे शैडो बना रहा है 5 मीटर लॉन्ग, ग्राउंड पे शैडो बना रहा है 5 मीटर लॉन्ग, तो ये इसकी शैडो है टावर की, ठीक है। इसको ऐसे मिला लो, तो एक ट्राइंगल इधर बन गया अपने पास ABC, एक इधर बन गया DEF, ये दोनों सीधे खड़े हैं, तो क्या ये एंगल और ये एंगल 90 है? बिल्कुल है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो मुझे इस टावर की हाइट बतानी है, इसकी हाइट तो 2 है, तो पहले तो हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, क्या यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल होगा, क्योंकि बोथ 90 हैं, क्योंकि दोनों सीधे ही खड़े होंगे भाई, टावर और लड़का दोनों सीधे खड़े होंगे, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे अर्थ के साथ। दूसरा देखो यहां पे एक चीज पढ़ो, एट द सेम टाइम, तो सेम टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे होता है ये, तो मैं बोल सकता हूं कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम इज इक्वल, इक्वल होता है। अगर ये सेम टाइम नहीं बोलता तो मैं इसको इक्वल नहीं ले सकता, लेकिन इसने बोला है तो मैं यहां पे इक्वल ले लूंगा। दो एंगल इक्वल होते ही ट्राइंगल मेरा सिमिलर हो जाता है, तो यहां से अब मैं रेशियो लिख सकता हूं AB अपॉन DE, ठीक है, रेशियो लिख सकते हैं ना हम, AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, ठीक है। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, AB ये है जो था 2, DE हमें निकालना है जो कि हमारी हाइट ऑफ टावर है, BC ये है जो कि है 1 और ये कितना है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H बन जाए 5 to the 10, तो हाइट ऑफ टावर इज 10 मीटर, हाइट ऑफ टावर इज 10 मीटर। क्लियर है? सो इस टाइप से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा? फटाफट से राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, इन द फिगर ट्राइंगल OPR, ट्राइंगल OPR, ठीक है भाई, सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के, OSQ के, ठीक है। OPR सिमिलर है OSQ के। OPR देखो, OPR तो ये वाला हो गया, ठीक है, OPR, और OSQ OSK है, सॉरी OSK मतलब ये इसके सिमिलर है, ठीक है। एन एंगल तो हमें गिवन है, देखो एक तो एंगल OPR सिमिलर है OSK के, फिर हमें गिवन है एंगल POS इक्वल्स टू 125 डिग्री, एन एंगल PRO इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल OKS, तो हमें निकालना है एंगल OKS और दूसरा हमें निकालना है एंगल ROP, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सो दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसके 3 एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसके 3 एंगल इसके 3 एंगल के इक्वल है, लेकिन कौन से एंगल इक्वल होंगे वो चीज निकालना जरूरी है। तो देखो पहले तो अगर ये जो लाइन है, ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं
कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है जो 180 डिग्री बना रही है, बिल्कुल बना रही है सर, ठीक है। ये जो लाइन है ये 180 डिग्री बना रही है। तो यहां से नहीं चलो ये वाली देख लो, ये तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सो 180 में से 125 माइनस कर दो, तो एंगल POR या ROP, एंगल ROP इक्वल टू एंगल ROP मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 बाय लीनियर पेयर। तो यहां से ROP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको माइनस कर दो तो ये हो गया 55 डिग्री, ठीक है। 55 डिग्री हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। सो एक एंगल तो अपने पास आ गया ये वाला। हमें निकालना है OKS मतलब ये। तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, हम ये कैसे आएगा देखो। OKS इक्वल होगा ORP के, OKS इक्वल होगा ORP के, ठीक है। सो ORP कितना है, ORP कितना है, ORP ये 70 है, तो ORP 70 है, तो OKS भी 70 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर। क्लियर है भाई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो इसके तीन एंगल के इक्वल होंगे। तो जो मुझे निकालना था उसी को मैंने डिकोड कर लिया कि मुझे कौन सा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया, ठीक है। सो ये अपना हो गया यहां से 55। क्लियर है क्या? आगे देखें, चलो नेक्स्ट देखो। इन गिवन फिगर PQ पैरेलल RS, PQ ये रहा PQ पैरेलल है RS के, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो यहां से देखो गिवन में आ जाएगा अपने पास PQ पैरेलल RS, और प्रूफ करना है हमें, टू प्रूव हमारे पास है ट्राइंगल POQ सिमिलर SOR। तो कैसे करेंगे? अगर मैं दो एंगल इक्वल निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जब पैरेलल लाइन होती है तो Z बनता है, तो ये देखो ऐसे Z बन रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। यहां पे नंबरिंग कर लो 1 2, और ये Z ऐसे भी बनेगा, ऐसे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। वर्टिकल अपोजिट, तो तीन एंगल इक्वल हो गए नहीं हो गए? तो फ्रॉम ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, मैं ऐसा बोल सकता हूं जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल है। इन दोनों का रीजन तो हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तुम्हें पूरी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। और फिर एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट। तो तीन चीजें इक्वल हो गई तो बस हो गया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट क्या, सिमिलर। तो ट्राइंगल POQ सिमिलर हो जाएगा SOR के, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो, मतलब बहुत ईजी, कुछ नहीं था इसमें, तो इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, इन गिवन फिगर OA डॉट OB, गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है बाबा, गिवन है OA डॉट OB, डॉट मतलब यहां मल्टीप्लाई है, OC डॉट OD, OC मल्टीप्लाई OD, ये गिवन है। शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल C, टू प्रूव हमें लाना है एंगल A को इक्वल लाना है एंगल C के, और एंगल B को इक्वल लाना है एंगल D के, ठीक है। ये भी बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अब करेंगे कैसे, फटाफट से देखो। हमें गिवन है OA डॉट OB। अब देखो OA कहां आ रहा है, ये रहा, OB कहां आ रहा है, ये रहा, और OC ये रहा, और OD ये रहा। तो इस ट्राइंगल में मैं क्या लिखूंगा, मैं रेशियो बनाऊंगा ऐसा कि OA अपॉन OB, ठीक है। OA अपॉन OB तो नहीं बनेगा, तो रेशियो अपन बना लेते हैं
ओ ए अपॉन ओ सी ये बना सकते हैं हम। देखो ओ ए अपॉन इस ओ सी को नीचे ले आओ, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाता है ओ सी, इस ओडी को अपनी जगह रहने दो और इस ओबी को नीचे भेज दो मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी का रेशियो बन गया किसके साथ, ओडी अपॉन ओबी के साथ। तो दो साइड्स का तो रेशियो इक्वल हो गया। और क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बिल्कुल है सर। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जब दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल इक्वल होता है तो बाय एस ए एस ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। सो ओ ए डी सिमिलर हो जाएगा ओ ए, ओ इसमें कॉमन आ गया तो डी, ओ सी ओ इसमें कॉमन आ गया तो बी, ओ सी बी के ट्राइंगल ओ सी बी के। सिमिलर में ट्राइंगल का नाम बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से लिखना होता है, ठीक है। सो ओ ए, ओ इसमें कॉमन आ गया तो डी, ओ ए डी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ओ सी ओ इसमें कॉमन आ गया तो बी। सो यहां से आप देखो अपना जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, और जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल होगा। बस यही हमें लाना था, ये हमारा काम हो गया बाय सीपीएसटी। सीपीसीटी पढ़ा होगा ना तुमने, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वैसे ही सीपीएसटी होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है? सो अच्छा सवाल है, आ सकता है। नेक्स्ट देखो, इन फिगर गिवन है हमें पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल पी टी अपॉन टी आर, ये तो हमें गिवन है। और हमें गिवन है यहां से एंगल पी एस टी इक्वल एंगल पी आर क्यू, ठीक है, एंगल पी एस टी एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, ठीक है। और हमें रेशियो गिवन है। सो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पी क्यू आर मतलब ये जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब दो साइड्स इक्वल ले आओ या दो एंगल इक्वल ले आओ, हमारा काम हो जाएगा। देखो बहुत इजी है, कैसे करेंगे। हमें गिवन है पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर, पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर। तो क्या यहां पे बीपीटी वाली थ्योरम लग रही है सर। साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है, ठीक है। जो पार्ट्स है, इस साइड के पार्ट्स और इस साइड के पार्ट्स का जो रेशियो है वो इक्वल है। पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर इक्वल है। तो मैं यहां बोल सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जब ये रेशियो इक्वल होता है तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहां से एस टी जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। और अगर ऐसा है तो अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ इक्वल, तो मैं यहां से एंगल पी एस टी को इक्वल लिख सकता हूं एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के। रीजन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल इक्वल होते हैं बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये तुमने पढ़ा होगा। सो यहां से ये इक्वल हो गया। अब ये एंगल देखो, ये इसके इक्वल गिवन था और ये इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो एंगल Q है वो एंगल R के क्या हो गया, इक्वल हो गया। और एंगल Q और एंगल अगर R इक्वल है तो जब दो साइड इक्वल होती है तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो दो साइड भी इक्वल होते हैं। तो यहां से इस एंगल के अपोजिट में ये साइड आ गई और इस एंगल के अपोजिट में ये साइड आ गई, तो पी आर और पी क्यू यहां से इक्वल हो गया। तो जब दो साइड इक्वल होती है तो वो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारा प्रूफ हो गया। एंगल equal opposite angles have equal opposite sides, equal opposite angles have equal opposite sides, ये वाली थ्योरम हमने यूज करी है। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट में जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो यहां से हमने इसको ये प्रूफ कर लिया कि ये क्या बन रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। क्लियर है? फटाफट से राइट डाउन करेंगे। ओके, सो ये वाला भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है। करना कैसे है वो देखो। इन फिगर गिवन है हमें OR
अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के, और साथ ही साथ हमें गिवन है एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के। शो दैट हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है जो गिवन है। तो टू प्रूफ हमारे पास क्या है, टू प्रूफ है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर करना है हमें किसके, टी क्यू आर के। तो देखो कैसे करेंगे। पी क्यू एस कहां पर है, पी क्यू एस ये रहा, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा टी क्यू आर मतलब इसके। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के हमें सिमिलर करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें साइड्स का रेशियो गिवन है और एंगल गिवन है। तो अगर मैं यहां साइड्स का रेशियो लिख लूं, देखो मैं एंगल यूज कर रहा हूं यहां पे, बहुत ध्यान से देखेंगे, प्रूफ देखेंगे यहां पे इसका, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इजी भी है। हमें गिवन है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो देखो बहुत ध्यान से देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, इसमें जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो जब एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, तो एंगल 1 के अपोजिट में कौन सी साइड है, पी आर। एंगल 1 के अपोजिट में कौन सी साइड है, पी आर, और एंगल 2 के अपोजिट में कौन सी साइड है, पी क्यू, ठीक है। तो यहां से पी क्यू और पी आर क्या हो गया, इक्वल हो गया, पी क्यू और पी आर क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब क्योंकि यहां पर ये इक्वल हो गए, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देंगे, इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं, ओ आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी एज इट इज अपॉन, ये जो पी आर यहां लिखा है, इस पी आर की जगह मैं पी क्यू यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो अब इस रेशियो को उधर देखो ध्यान से, ओ आर अपॉन क्यू एस, ओ आर ये क्यू आर है, सॉरी, ठीक है, ये क्यू आर है। सो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, इसका रेशियो क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू। सो देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू, साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है और इन साइड्स के साथ जुड़ा हुआ एंगल अगर मैं ले लूं, ये वाला एंगल, इस साइड और इस साइड से ये एंगल गिवन है, तो मैं अगर ऐसा बोल दूं कि एंगल 1 इक्वल एंगल 1 जो कि कॉमन है, तो क्या ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया टी क्यू आर के, बिल्कुल हो गया, बाय रीजन साइड एंगल साइड। हमने ये एंगल पकड़ लिया एक, और इससे जुड़ी हुई साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दिया, जिससे ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा सवाल है, बस आपको यहाँ पे ये जो एंगल गिवन था, इससे एक साइड को चेंज करना था बस इस रेशियो में, और बाय साइड एंगल साइड एक एंगल कॉमन लेके आपको जो रेशियो गिवन था उससे आप सिंपली यहाँ पे इसको सिमिलर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्या बोल रहा है सवाल में, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले तो एक ट्राइंगल बनाओ, लेट ए बी सी, एक ट्राइंगल ले लिया हमने, ठीक है। गिवन लिखेंगे, गिवन लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है, ये अपने पास एक ट्राइंगल है जिसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो इस साइड का मैं मान लेता हूं ये जो है वो मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट, इन विच डी इज मिड पॉइंट, ठीक है, ये हमने गिवन में लिख लिया। अब इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो अनदर साइड के। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, ये और ये पैरेलल है, यहां पे कुछ मान लो डी ई मान लो, इधर बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। सो ये देखो क्या बोल रहा है, अगर हम किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल हो, तो जो थर्ड साइड है, इस लाइन का मिड पॉइंट ले लिया हमने, इसके पैरेलल ले ली हमने, तो थर्ड साइड ये बची। तो ये साइड जो है वो बाइसेक्ट हो रही है, मतलब मुझे ये लाना है कि AE जो है वो इक्वल है EC के। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो मेरा काम यहां पे ये है कि AE और EC को इक्वल ले आओ सर,
तो टू प्रूव मेरा काम क्या है यहां पे, मेरा काम है AE और AC को इक्वल लाना। अब कैसे लाऊंगा वो देखो, बहुत इजी है। हमें ये पता है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये हमें गिवन में दिया है इसने, ठीक है, ये देखो। सो DE पैरेलल BC है, तो बाय BPT में लिख सकता हूं AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। क्या ये मैं बाय BPT लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अगर ये इसके पैरेलल है, सो बाय BPT हम यहां पे लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। अब मेरी बात सुनो, इसने क्या बोला था, ये D मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की है तो ये बीच में है, मतलब ये 5 और ये 5, तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो ये कट गए भाई। AD जो है वो DB के इक्वल था, तो यहां से इसको मैंने काट दिया। क्यों इक्वल था? क्योंकि D क्या है, D इज मिड पॉइंट, बीच में है, तो मिड पॉइंट है तो कटेगा फिर। तो ये दोनों कट गए, तो यहां पे आ गया 1/1 इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आ जाएगा, EC इक्वल AE हो गया। यही तो लाना था मुझे, AE इक्वल EC, बस खत्म, सिंपल, ठीक है। अब इसी का एक अपोजिट इक्वेशन हम यहां पे लेंगे लास्ट। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो यहां पर अब सवाल थोड़ा सा उल्टा है। ट्राइंगल बनाएंगे पहले एक, ठीक है, ट्राइंगल सेम वही। सो ABC अपने पास ट्राइंगल है। लेट इसका मिड पॉइंट D मान लो और इसका मिड पॉइंट E मान लो, और दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। सो हमें क्या पता है यहां पे, लेट ट्राइंगल ABC विद D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, ठीक है। सो हमने AB और AC का मिड पॉइंट ले लिया। इनको ज्वाइन करने पे अभी क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है वो पैरेलल है थर्ड साइड के, मतलब इस साइड के पैरेलल है। मतलब मुझे लाना है DE पैरेलल BC, मुझे लाना है टू प्रूव, मुझे लाना है DE पैरेलल BC। कैसे करेंगे देखो, बहुत इजी है। प्रूफ देखो भाई, प्रूफ देखेंगे फटाफट। मुझे ये पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो AD और DB इक्वल होगा, ठीक है। क्या मैं AD और DB को इक्वल लिख सकता हूं? बिकॉज D इज मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट अगर है तो AD और DB इक्वल होगा। वैसे ही AB मिड पॉइंट है, तो क्या मैं AE इक्वल लिख सकता हूं EC के, बिकॉज E इज मिड पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम यहां पे BPT का कन्वर्स यूज कर ले, अगर मैं यहां पे ये ले आऊं कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, तो मेरा काम हो जाएगा। तो AD अपॉन AE, AD अपॉन DB चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास आ ही रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस इस साइड को इधर लिख सकता हूं और इसको इधर लिख सकता हूं। भाई दोनों इक्वल है ना, तो मैं इसको इधर और इसको इधर लिखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं लिख रहा हूं EC इक्वल AE, EC इक्वल AE। भाई A इक्वल टू B लिखो या B इक्वल टू A, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, तो बस वही कर रहा हूं मैं। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो AD अपॉन AE हो जाएगा क्या? AD अपॉन AE हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। और इसको इधर डिवाइड कर दो, DB अपॉन AE, DB अपॉन AE। तो मेरे पास क्या BPT वाला रेशियो बन गया, AD अपॉन AE, AD अपॉन AE और AE अपॉन EC, BPT वाला रेशियो बन गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT मैं क्या बोल सकता हूं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये और ये पैरेलल होंगे। DE जो होगा
वो पैरेलल होगा BC के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT ये बोलता है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, और BPT ये बोलती है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, सो बाय दिस हमने यहां पे इस चीज को प्रूफ कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, फटाफट से राइट डाउन कर लेंगे और यहां पर ये हो जाता है अपना लेक्चर कंप्लीट। हाँ, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा था, लेकिन 10 मार्क्स का आपका यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट कवर हो चुका है। मैं गारंटी यू आपको इसमें से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। सो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मजे लीजिए, एग्जाम को एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे हम एक नए चैप्टर के बारे में, और लेक्चर नंबर 4 रहेगा हमारा, जिसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।